कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपको हमारे पहले के वीडियो पसंद आया करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक किया कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके, चूँकि मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि जितना डिजिटल प्रेम हो सके हम पर बरसाया करें ताकि हम आपको आसानी से वीडियो उपलब्ध करा सकें। तो आज के इस लेक्चर में देखिए आयोग वाली सीरीज़ में क्या है। इससे पहले हमने बात करी थी मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। अब ये जो आयोग वाली सीरीज़ है ना, इसी में क्या है, एक टॉपिक जोड़ा गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। काफ़ी पुराना ये टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इससे सवाल बनकर आते हैं। तो अब तो और इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स हो गए हैं, तो आगे भी क्या है क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना देर किए फालतू की बातों में समय ना जाया करते हुए टॉपिक की तरफ बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है ये आखिरकार होता क्या है। दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वह भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, पहली बात। दूसरी बात, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो काम करता है वो भी क्या है, एक डिफ़िकल्ट वाला काम होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी देश की व्यवस्था के सकुशल संचालन के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। जितने भी देश के भीतर विद्यमान व्यक्ति हैं जो कि सरकार से जुड़कर काम कर रहे हैं, अगर उनको समय पर उनका वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा तो वो सेवा शर्तें नहीं देंगे अपनी, ठीक है, जो अपनी सेवाएं हैं हो सकता है उनमें रुकावट पैदा कर दें। तो वित्त की आवश्यकता तो है। तो ऐसे में वित्त, देश के सरकारी खजाने में वित्त कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, उस वित्त को कहाँ पर खर्च किया जा रहा है, किस प्रकार से खर्च किया जा रहा है, कितना वित्त आया, कितना वित्त गया और जो आया गया उसके बाद उसमें से क्या बचा। इन सारी बातों का लेखा जोखा जो करता है वो करता है कौन, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम याद रखिएगा कंट्रोलिंग एंड ऑडिटिंग जर्नल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो पावर है, पूरी देश की अर्थव्यवस्था का वो हिसाब रख रहा है, तो वो भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी तो होगा ही, जो कि एक मुश्किल काम है, हर किसी के लिए संभव नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पूछा जाता है कि नियंत्रक, अच्छा एक बात और याद रखिएगा आप लोग, ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ना, इसका केंद्र में, राज्य में या अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय की तरह नहीं कि आप देख सकते हैं कि केंद्रीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और फिर जिला स्तर पर जिला न्यायालय होता है। इसके अंतर्गत ऐसा नहीं होता कि केंद्रीय स्तर पर क्या है, एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है और राज्य स्तर में काफ़ी सारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। नहीं, संपूर्ण देश का हिसाब केवल एक ही व्यक्ति रखेगा जो कि केंद्रीय स्तर पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के तौर पर काम करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम बात करते हैं कि ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है ये दुनिया में सबसे पहले कहाँ पर आया। तो दोस्तों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड में लाया गया। बहुत ही ज़्यादा क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और कईयों बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को दुनिया में सबसे पहले इंग्लैंड में लाया गया। और कब लाया गया, तो 1857 में लाया गया। कौन लेकर आया, तो लॉर्ड कैनिंग लेकर आया। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखिएगा आप, कब लाया गया, 1857 में। कहाँ पर लाया गया, इंग्लैंड में लाया गया और किसके द्वारा लाया गया, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाया गया। इसके बाद देखिए, भारत में लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना कब हुई। तो भारत में लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना हुई 1905 में। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका, याद रखिएगा। भारत में लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना हुई थी 1905 में। इसके बाद देखिए 1919 का और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इन दोनों अधिनियमों ने क्या है,
जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उस पद को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किन अधिनियमों के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद को ज़्यादा मात्रा में महत्व प्रदान किया गया या सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया। तो 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा कंट्रोलर एंड ऑडिटिंग जर्नल ऑफ इंडिया के पद को ज़्यादातर महत्व प्रदान किया गया। अब दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या था, हमारे भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। क्यों नहीं दिया गया था? क्योंकि संविधान ही नहीं था उस समय। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो था वो ब्रिटिश सरकार के लिए काम किया करता था। तो 1947 में जब देश आज़ाद हो गया तो 1950 में इसको क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया गया। और फाइनली क्या है, इसके कार्य एवं शक्तियाँ, इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको रेखांकित किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान में संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो कब मिला? 1950 में मिला। ठीक है, फिर संविधान में इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। तो याद रखिएगा, भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक का जो क्षेत्र है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सौंप दिया गया। ठीक है, इसके बाद देखिए, पहले इस पद का क्या नाम हुआ करता था? तो पहले इस पद का नाम महालेखा परीक्षक हुआ करता था, याद रखिएगा। और जब 1950 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया तो फिर इसका नाम परिवर्तन कर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष महालेखा परीक्षक का नाम परिवर्तन कर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किया गया? तो कब किया गया? 1950 में। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। देखिए 1953 में क्या है, संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसके अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कार्यकाल व सेवा शर्तों को क्या है, निर्धारित किया गया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1953 के अंतर्गत जो अधिनियम पारित किया गया वह किस विषय से संबंधित था? तो किससे था? कैग के कार्यकाल एवं उसकी सेवा शर्तों से। ठीक है, कैग का मतलब आप जानते होंगे, कैग इसी को कहते हैं, CAG कैग, इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटिंग जर्नल ऑफ इंडिया। ठीक है, कैग शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या है, कैग के कार्यकाल व सेवा शर्त निर्धारित किए गए कब? 1953 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसके बाद देखिए 1976 में जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को केंद्रीय स्तर पर लेखांकन के कार्य से क्या है, मुक्त कर दिया गया। ठीक है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसको क्या है, केंद्रीय स्तर पर क्या है, लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया गया। जबकि राज्य स्तर पर क्या था, लेखांकन और लेखा परीक्षण का जो कार्य था वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ही था। तो हम ये समझते हैं सबसे पहले तो कि ये लेखांकन क्या होता है। लेखांकन का मतलब होता है ब्यौरा किसी भी चीज का जो वित्तीय ब्यौरा। ठीक है, वित्तीय ब्यौरा, इसको हम कहेंगे लेखांकन। और लेखा परीक्षण उस वित्तीय ब्यौरे का परीक्षण कि वो कितना सही है कितना गलत है। तो ये जो लेखांकन है ये तो क्या है, सभी राज्य अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लेखा परीक्षण जो है वो एक कठिन काम है। तो 1976 में क्या है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इसको क्या है, केंद्रीय स्तर पर लेखांकन के कार्य से क्या है, मुक्त कर दिया गया। जबकि केंद्रीय स्तर पर लेखा परीक्षण का कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का था और राज्य स्तर पर तो क्या है, लेखांकन और लेखा परीक्षण दोनों का कार्य क्या था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का था। ठीक है, तो इतनी जो बातें अभी आपने पढ़ी सारी की सारी क्या है, आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। ऐसा एक भी फैक्ट नहीं है जो कि आज तक ना पूछा गया हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि टॉपिक थोड़ा पुराना है लेकिन कईयों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है। ठीक है, और अब तो इसमें काफ़ी सारे अपडेट्स आप देख रहे हो। तो
याद रखिएगा, पहले हम यहाँ तक थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद दुनिया में सबसे पहले कहाँ पर आया, इंग्लैंड में। कौन लेकर आया, लॉर्ड कैनिंग लेकर आया। कब लाया, 1857 में लाया। इसके बाद देखिएगा, भारत में लेखा परीक्षण विभाग की स्थापना 1905 में। किन दो अधिनियमों के द्वारा कैग के पद को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया, 1919 और 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। इसके बाद संवैधानिक दर्जा इसको कब मिला, 1950 में मिला, ठीक है। इसके बाद इसका नाम परिवर्तन 1950 में क्या रखा गया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पहले क्या था, महालेखा परीक्षक। इसके बाद इसके कार्यकाल और सेवा शर्तों को कब निर्धारित किया गया, 1953 में किया गया। इसको केंद्रीय स्तर पर लेखांकन के कार्य से कब मुक्त किया गया, तो इसको केंद्रीय स्तर पर लेखांकन के कार्य से 1976 में मुक्त किया गया। ये तो ही क्या इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन वाइज डिटेल। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 तक है। तो आजकल क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनकर भी क्या है, काफी ज्यादा आते हैं। किस अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है, किस हिसाब से कही गई है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 148 में, जिसमें कहा गया है कि केग एक स्वतंत्र पद की व्यवस्था। इसमें कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वह भारतीय सरकार का वह प्रशासनिक अधिकारी है जो कि अपने कार्य के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभुत्व नहीं है। वह अपने कार्य करने के लिए क्या है, पूर्णतः स्वतंत्र है। ये वाली बात क्या है, इस हेडिंग के माध्यम से कही गई है। इसी के साथ साथ क्या है, इसकी नियुक्ति के बारे में बताया गया है, इसकी शपथ के बारे में बताया गया है, इसके निष्कासन के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में कौन सी बात कही गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए, अगर हम बात करें नियुक्ति, तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर हम बात करें शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ इसको राष्ट्रपति दिलाता है। और अगर हम बात करें कि इसका निष्कासन कौन करता है, तो इसका निष्कासन भी कौन है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन कब, किस प्रकार से हटाते हैं इसको हटाने की जो प्रक्रिया है वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। अब जब हटाने की प्रक्रिया में इस पर लगे आरोप क्या है, सिद्ध हो जाते हैं, तब क्या है, राष्ट्रपति इसको हटाता है, ठीक है। फिर हम बात करें इसके कार्यकाल के बारे में, तो कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया, 6 साल या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं इसका वेतन। तो वेतन को लेकर भी कई बातें की गई। वेतन इसका संसद के द्वारा निर्धारित होगा, पहली। इसका वेतन जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा, दूसरी। इसका वेतन जो है वो भारत की संचित निधि पर भारित होगा, तीसरी। तो ये हुआ अनुच्छेद 148 और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो क्या है, चारों अनुच्छेदों को रखते हैं और फिर मिलान करने के लिए कहते हैं, या फिर कहीं ये पूछते हैं कि किस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर ये इंट्रोडक्शन डिटेल पूछते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 149 के बारे में। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो क्या कहा गया है कि देश की जो भी पूरी वित्तीय प्रणाली है उस पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या है, प्रभुत्व होगा, ठीक है, या नियंत्रण होगा। वही वाली बात कि देश में कहाँ से कितना वित्त लाया गया, कितना खर्च किया गया, किस हिसाब से खर्च किया गया, जहाँ खर्च किया गया वो सही था, गलत था, इन सब बातों की देखरेख कंट्रोलिंग एंड ऑडिटिंग जर्नल ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, पहली बात। इसके अलावा ये भारत की संचित निधि जो पैसा बचता है, ठीक है, आकस्मिक निधि जो कि मुसीबत पड़ने पर संभाल कर रखी जाती है, ऐसी राशि, इनका भी क्या है, ये लेखा परीक्षण करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति व राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण का भी क्या है, ये लेखा परीक्षण करता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये तो हुए क्या, इसके कार्य एवं शक्तियां। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 150 में। इसमें कहा गया है कि संघ व राज्यों के लेखों का प्रकार। देखिए, इसमें कहा गया है कि जो कंट्रोलिंग एंड ऑडिटिंग जर्नल ऑफ इंडिया जो है, इसका कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति की स्वीकृति से केंद्र व राज्यों के लेखांकन के लिए प्रपत्र सुनिश्चित कराए, ठीक है। तो इस हिसाब से ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछा जाता,
बाकी नॉर्मली आपसे पूछ सकता है। इसके बाद हम बात करें अंकेक्षण प्रतिवेदन। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो है आंके की होगी, ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था का सारा हिसाब रखेगा। तो ये अपनी रिपोर्ट किसको पेश करेगा, तो केंद्रीय स्तर पर क्या है, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। फिर ये अपनी रिपोर्ट किसको भेजता है, राष्ट्रपति संसद को। संसद इसे कहाँ पर भेजती है, केंद्रीय स्तर का जो लोक सेवा समिति होती है उसके पास, ठीक है। तो कभी कभी तो क्या है, ये क्रम पूछा जाता है, इसको क्या है आगे पीछे किया जाता है और फिर पूछते हैं बताइए कौन सा सही है। तो याद रखिएगा कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है ये क्या करता है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, फिर ये रिपोर्ट संसद में जाती है और संसद से क्या है ये केंद्रीय स्तर की लोक सेवा समिति में जाती है, जहाँ पर इसकी जांच होती है कितनी सही कितनी गलत है, पहली बात। फिर राज्य स्तर की बात करें तो राज्य स्तर के पास क्या है, ये राज्यपाल के पास जाती है। फिर ये विधानमंडल में जाती है, जिस राज्य का राज्यपाल है वो क्या है उस राज्य के विधानमंडल में उस रिपोर्ट को भेजेगा और यहाँ से क्या है ये केंद्रीय स्तर की लोक सेवा समिति में जाती है। याद रखिएगा सबसे आखिर में ये लोक सेवा समिति के पास जाती है जो कि केंद्रीय स्तर पर ही होती है, ठीक है। तो राज्य स्तर में ये राज्यपाल को देगा, फिर वो विधानमंडल को देगी और फिर वो क्या है लोक सेवा समिति के पास पहुंचेगी। इस प्रकार से देखिए दोस्तों, ये जो लोक सेवा समिति है इसको क्या है एक नया नाम दे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मार्गदर्शक कहा जाता है, या कभी मित्र कहा जाता है, या फिर कभी गाइड कहा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मित्र या गाइड निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। और ऑप्शन में क्या है आपको राष्ट्रपति वगैरह कुछ भी दे देता है, उसमें एक लोक सेवा समिति भी होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे हम बात करते हैं कि देखिए एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आप कभी भी देख लेना, कभी भी किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लेगा कि निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर कार्य करने के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर काम नहीं कर सकता। तो इसका आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये रूल है, ये क्या है हमारे भारतीय संविधान का एक रूल है कि जब कोई व्यक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर कार्य करता है तो उसके बाद वो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर काम नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए पहले कौन थे, बी नरहरि राव, ठीक है। वर्तमान कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। 8 अगस्त 2020 से उन्होंने अपना कार्यकाल ग्रहण किया और इनसे पहले कौन थे, राजीव महर्षि। तो ये भी क्या है आपको याद रखनी है, नॉर्मल क्वेश्चंस में ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे बी नरहरि राव, वर्तमान कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, इससे पहले कौन थे, राजीव महर्षि। इन्होंने अपना कार्यकाल क्या ग्रहण किया, 8 अगस्त 2020 के दिन। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग सारी बातें जो हैं वो आप तक पहुंच चुकी हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई लेक्चर मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया करूँ तो उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया कीजिए और जितना मैं आपको समझाता हूँ इतना अच्छे ढंग से समझिए कीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि जिनको देखकर बच्चों को क्या है अपनी पढ़ी पढ़ाई बातें वो क्या है भूल जाते हैं। तो ऐसे में क्या है फिर उनको अफसोस होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाता है, एक लाइक करने के लिए 1 सेकंड नहीं लगता है आपको, ठीक है। वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, उसमें भी आपको 1 सेकंड नहीं लगता है, और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब हम और आयोग के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो भी हमारा बचा हुआ है उसके बारे में। तो आज के लिए टाटा, गुड बाय। मन की